क्राइम की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह जिसने कोलंबिया और यूएस गवर्नमेंट की नाक में दम करके रखा था और जो एक दिन में 15 टन कोकेन की स्मगलिंग करके 400 करोड़ रुपए पर डे कमाता था। पैब्लो के पास इतना पैसा था कि उसने 800 लग्जरियस मैंशंस तो सिर्फ पैसे रखने के लिए खरीदे थे। वो हर महीने $2500 यानी कि करीब 2 लाख रुपए सिर्फ रबर बैंड्स पर खर्च करता था ताकि वो पैसों की गड्डियां बना पाए। यहाँ तक कि उसकी सालाना कमाई का 10% हिस्सा यानी $2.1 बिलियन ये तो सिर्फ चूहे खा जाते थे। एक समय तो उसको ये चिंता सताने लग गई कि आखिर इतने पैसों को मैं रखूंगा कहाँ। मगर एक गरीब किसान के घर में जन्मा ये लड़का इतना अमीर कैसे बना? कैसे पैब्लो ने सिर्फ कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग एम्पायर खड़ा कर दिया? और कोलंबियन गवर्नमेंट ने इतने पावरफुल माफिया डॉन को कैसे मार गिराया? चलिए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। 1 दिसंबर 1949 कोलंबिया के रियो नेग्रो में रहने वाले एक गरीब किसान के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है पैब्लो एमिलिया एस्कोबार गवारिया, जिसका सपना बचपन से ही इतना अमीर होना था कि वो खुद अपनी दौलत ना गिन पाए। लेकिन उस समय घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी, इसलिए साल 1966 में पैब्लो हाई स्कूल ड्रॉप आउट कर लेता है और पास के मेडलिन शहर में अपने भाई गस्तवो गवारिया के साथ रहने लग जाता है। उस वक्त मेडलिन को क्राइम कैपिटल ऑफ कोलंबिया भी कहा जाता था। पैब्लो भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखता है और फेक डिग्रीज, फेक रिपोर्ट कार्ड्स और चुराई हुई कार्ड्स बेचना शुरू कर देता है। इसी चक्कर में 1970 में पैब्लो को पहली बार अरेस्ट किया जाता है। जेल में रहते हुए पैब्लो ने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे एक ही बार में हजारों डॉलर्स की कमाई हो जाए। और बाहर आते ही उसने कोलंबियन बिजनेसमैन डिएगो एचावारिया को किडनैप कर लिया और $50,000 की फिरौती यानी रैंसम की मांग की, जो इसे मिले भी। लेकिन मजे मजे में इसने उस बिजनेसमैन को मार दिया और ये पैब्लो के करियर का पहला मर्डर था, जिसके बाद पूरे कोलंबिया में पैब्लो की गैंग का डंका बजने लग गया। इसी बीच एक दिन पैब्लो एस्कोबार की नजर व्हाइट पाउडर यानी कोकेन पर पड़ी, जिसकी अंडरवर्ल्ड में काफी डिमांड थी। और पैब्लो ने देखा कि जितना पैसा 10 किडनैपिंग करके कमाता हूँ उतना तो एक ड्रग डिलीवरी से ही मिल जाता है। इसलिए उसकी गैंग ने ड्रग डीलर्स के साथ काम करना शुरू किया और इवेंचुअली खुद ही कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर बन गया। पैब्लो काफी ज्यादा शातिर था। उसने देखा कि अमेरिका में ड्रग्स की काफी डिमांड है, तो उसने एक स्क्रैप यार्ड में सड़ रहे प्लेन्स के टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक एयरप्लेन रेडी करवाया, जिसके टायर्स में ड्रग भरकर वो कोलंबिया से अमेरिका में कोकेन स्मगल करने लगा। कई बार तो उसने खुद ड्रग से भरा प्लेन उड़ाया। 1970 में पैब्लो ने अपनी गैंग बनाई जिसका नाम था मेडलिन कार्टेल। और इस दौरान पैब्लो की गैंग का ड्रग लॉर्ड फेबियो रेस्ट्रोपो की गैंग से पंगा हो जाता है और पैब्लो पागल कुत्ते की तरह फेबियो के गैंग मेंबर्स को मारने लग जाता है, जिससे कोलंबिया में डेंजरस गैंग फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पैब्लो अलग अलग तरीकों से दुनिया भर में ड्रग सप्लाई करने लगा था, जैसे कि फिश के पेट में कोकेन भरकर उन्हें स्मगल करना, एडल्ट लोगों और बच्चों के पेट में कोकेन की छोटी छोटी टैबलेट्स के पाउचेस इम्प्लांट करके स्मगल करना। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब भी पुलिस को पैब्लो की स्मगलिंग टेक्निक के बारे में पता चलता तो वो नई टेक्निक लेकर आ जाता। जैसे कि फिश के पेट में भरे कोकेन के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पैब्लो ने लाखों जीन्स खरीदे और कोकेन को पिघलाकर उन जीन्स पर लिक्विड कोकेन की कोटिंग कर दी और अमेरिका भेज दिया, जहां पैब्लो की गैंग के दूसरे मेंबर्स उन जीन्स पर केमिकल डालकर कोकेन निकाल लेते थे। पुलिस को पैब्लो की इस डिलीवरी टेक्निक का पता लगने में महीने लग गए, लेकिन जब तक पुलिस जीन्स तक पहुंची तब तक पैब्लो ने उस तरीके को भी बदल दिया और जीन्स जिन बॉक्सेस पर पैक होते थे उन बॉक्सेस पर कोकेन कोटिंग करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस जीन्स देखती रह जाती और बॉक्सेस में कोकेन ट्रांसपोर्ट हो जाता। अगले कुछ सालों में पैब्लो ने दर्जनों एयर स्ट्रिप्स बना ली। उसके पास 142 प्लेन्स, 20 हेलीकॉप्टर्स, 32 याच और 2 सबमरीन्स भी थी, जिनका इस्तेमाल वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए किया करता था। यहाँ तक कि उसने एयरफोर्स के पायलट्स को भी अपनी तरफ कर लिया था, जो कोकेन की एक डिलीवरी से $5 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए इतना कमा लेते थे। इसके चलते वो दिन में 15 टन कोकेन स्मगल करने लगा और कहा जाता है कि वो अपने इस बिजनेस से पर डे 400 करोड़ रुपए कमा लेता था। लेकिन ये पूरी ब्लैक मनी थी जिसे वो बैंक में तो रख नहीं सकता था, इसलिए उसने सिर्फ पैसे रखने के लिए 800 लग्जरी मैंशंस खरीदे थे। लेकिन जब वो भी पूरी तरह से भर गए तो पैब्लो ने अपने पैसों को जमीन में दफनाना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि आज भी कोलंबिया की कुछ अननोन लोकेशंस में मिलियंस ऑफ डॉलर जमीन के नीचे दफन है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब पैब्लो की डेथ के बाद पुलिस ने उसके नेफ्यू को अरेस्ट किया तो उसने बताया कि मुझे डॉन पैब्लो के घर की एक दीवार से $18 मिलियन का कैश मिला था। यानी पैब्लो एस्कोबार की घर की दीवारें भी पैसों से भरी हुई थी। पैब्लो एस्कोबार अमीर और शातिर होने के साथ सनकी भी था। उसका एक ही रूल था, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। और यही है पैब्लो एस्कोबार की फेमस लाइन प्लाटा ओ पोलेमो, यानी सिल्वर और लीड या ब्राइब और बुलेट्स।
और उसने अपनी लाइफ में अराउंड 4000 मर्डर्स किए थे, जिसमें 200 जजेस और 1000 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। इसलिए पुलिस हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई पैब्लो से पंगा नहीं लेना चाहता था। पैब्लो एस्कोबार अपनी फैमिली के साथ एक 7000 एकड़ के घर में रहता था, जिसका नाम हासिएंडा नेपोलिस था, और इसमें वो सब कुछ था जो पैब्लो को पसंद था, जैसे कि क्लासिक कार कलेक्शन, पर्सनल एयर ट्रिप, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल्स और प्राइवेट जू। जी हाँ, पैब्लो के जू में एलिफेंट्स, हिप्पोज, ऑस्ट्रिचेस, ज़ेब्रास, कैमल्स और जिराफ जैसे टोटल 200 एनिमल्स रहते थे, जिन्हें पैब्लो अपने प्लेन्स में स्मगल करके लेकर आया था। पैब्लो से जुड़ा एक मशहूर किस्सा ये भी है कि एक रात मौसम बिगड़ने की वजह से पैब्लो की फैमिली को काफी ठंड लग रही थी, तो उसने उन्हें ठंड से बचाने के लिए एक रात में ही $2 मिलियन यानी 16 करोड़ रुपयों को रद्दी के कागज की तरह जला दिया था। 1980 की शुरुआत में पैब्लो का बचपन वाला सपना फिर से जाग उठा, जो था कंट्री का प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि वो जानता था कि पैसों के साथ अगर पॉलिटिकल पावर भी आ गई तो कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। इसलिए 1982 में उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपनी बेताज दौलत से उसने कोलंबिया के गरीब लोगों की परेशानियों को दूर करना शुरू कर दिया। पैब्लो ने हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स और गरीबों के लिए घर भी बनवाए, यहाँ तक कि वो लोगों को फ्री मनी भी बांटने लगा, जिससे उसे एक और निकनेम मिला, रॉबिन हुड। और वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसे देश की कांग्रेस में ऑल्टरनेट सीट मिल गई। लेकिन एक जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनेलिया ने उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज से पर्दा उठाया और 1984 में उसको मजबूरी में पॉलिटिक्स से रिजाइन करना पड़ा। पैब्लो को उस दिन काफी अपमान सहना पड़ा था, जिससे गुस्से में पागल होकर उसने अपने कार्टेल को रोड्रिगो का असैसिनेशन करने का टास्क दिया। 3 महीने के बाद जब रोड्रिगो की कार सुनसान सड़क से गुजर रही थी, तभी उसके पीछे 2 बाइक सवार लोग पहुंचे और उन्होंने गोलियों से उसकी बॉडी छलनी कर दी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद अगस्त 1990 में पैब्लो ने कोलंबिया के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गैलन की सरेआम हत्या कर दी, ठीक वैसे ही पब्लिक फंक्शन में जिसमें रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी। यहाँ से धीरे धीरे पैब्लो का पागलपन बढ़ता जा रहा था और 27 नवंबर 1990 के दिन पैब्लो ने एक उड़ते हुए प्लेन में ब्लास्ट करवा दिया, जिससे 107 लोगों की जान चली गई, क्योंकि उसमें पैब्लो के खिलाफ बोलने वाले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीजर गावरिया सफर करने वाले थे। लेकिन लकीली वो उस दिन इस फ्लाइट में नहीं गए और जिंदा बच गए, जो 1990 में कोलंबिया के प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने पैब्लो की नाक में दम करके रख दिया। जिससे परेशान होकर पैब्लो ने गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि मैं खुद सरेंडर करूंगा, लेकिन मैं खुद की जेल बनवाकर उसमें रहूंगा। गवर्नमेंट ने भी उसकी शर्त मान ली और पैब्लो ला कैडल नाम की अपनी 5 स्टार होटल से भी आलीशान जेल बनवाकर उसमें रहने लगा। लेकिन वो वहां से भी अपना बिजनेस चला रहा था, इसलिए 1992 में गवर्नमेंट ने पैब्लो को इस जेल से एक लोकल जेल में शिफ्ट करवाने का फैसला किया। मगर पुलिस ऑफिसर्स पैब्लो तक पहुंचते उससे पहले ही वो भाग चुका था। लेकिन अब कोलंबियन गवर्नमेंट थक चुकी थी और उन्होंने 1993 में सर्च ब्लॉक नाम से एक टीम बनाई, जिसमें 600 हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स 24 घंटे 365 दिन पैब्लो को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन उन्हें एक क्लू तक नहीं मिल पा रहा था। मगर 1 दिसंबर 1993 के दिन अपने 44th बर्थडे पर पैब्लो ने अपनी फैमिली को कॉल किया, जिसे ट्रेस करके 2 दिसंबर के दिन सर्च ब्लॉक की टीम पैब्लो को पकड़ने पहुंची। तभी पैब्लो ने छत से कूदकर भागने की कोशिश की। तभी ऑफिसर्स ने पैब्लो पर बुलेट्स की बारिश शुरू कर दी और उसे 3 बुलेट्स लगी, जिसमें से सर में लगने वाली गोली ने पैब्लो की जान ले ली। और इस तरह ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार का हुआ अंत। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको द किंग ऑफ कोकेन डॉन पैब्लो की ये डॉक्यूमेंट्री कैसे लगी कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो को बनाने में हमारे एफर्ट्स पसंद आए हों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।